तो एवरीबॉडी, ये टेक्नोलॉजी रिवीजन सीरीज चल रहा हमारा। बेसिक साइंस ऑलरेडी हमने 16 लेक्चर में कर लिया। पिछले 3 लेक्चर में टेक्नोलॉजी पार्ट रिवाइज कर रहे हैं, तो ये चौथा लेक्चर है टेक्नोलॉजी पार्ट का। होपफुली सेकंड लास्ट लेक्चर भी है। ओके, तो खुश हो जाइए। क्यों? क्योंकि ये भी सीरीज एंड होने वाली है बेहतरीन वे में। सो ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में मालूम है आपको, इसलिए आगे बढ़ेंगे। इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए आपको मार्क करना है कॉपी में फ्रॉम 1 to 25, नहीं 20 कर लो इसको, है ना, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, 20 क्वेश्चन में ही हो जाएगा। आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट का ध्यान रखना है, साथ में क्रेडिट सिस्टम का। ओके, आगे बढ़ते हैं। कैसे करोगे पता है आपको। क्वेश्चन में जो भी, मतलब लेक्चर में जो भी चीजें मैं छोटी छोटी बोलता हूँ आपको करने के लिए, वो करते हुए आप ये सारी चीजें डेवलप कर सकते हो। सो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। बोला विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर इन इंडिया, हाउ कैन द टेक्निक ऑफ जीनोम सिक्वेंसिंग ऑफन सीन इन द न्यूज यूज्ड इन इमीडिएट फ्यूचर। 17 की बात है। पहला, जीनोम सिक्वेंसिंग कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई जेनेटिक मार्कर्स फॉर डिजीज रेजिस्टेंस और ड्रॉट टॉलरेंस इन दी वेरियस क्रॉप प्लांट। बिल्कुल, उनके जीन्स को पढ़ के हम देख सकते हैं कि कौन जो है ड्रॉट रेजिस्टेंस है और कौन डिजीज रेजिस्टेंस है। पहला बिल्कुल सही बोल रहा है। दूसरा, दिस टेक्निक हेल्प इन रिड्यूसिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप प्लांट। बिल्कुल, इट कैन बी यूज्ड टू डिसाइफर द होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप इन क्रॉप। बिल्कुल सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल सही है एवरीबॉडी, कि होस्ट और पैथोजन के रिलेटेड उनका रिलेशनशिप पढ़ सकते हैं कि कौन सा पैथोजन किस वाले प्लांट्स को कैसे अफेक्ट करता है, वो सारा कुछ हम पढ़ सकते हैं अगर जीनोम सीक्वेंसिंग करें तो तीनों के तीनों जेनेरिक चीजें हैं और ऐसे भी पुराना है। ठीक है, 2017 का क्वेश्चन। तो एक बार देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। जीनोम सीक्वेंसिंग कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई जेनेटिक मार्कर्स फॉर डिजीज रेजिस्टेंस एंड ड्रॉट टॉलरेंस इन वेरियस क्रॉप प्लांट्स। जेनेटिक मार्कर्स आर डीएनए सीक्वेंस दैट आर एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक ट्रेट। ये तो बेसिक चीज हो गया एवरीबॉडी, आपको पता ही होगा, इतनी सारी चीजें हमने पढ़ लिया, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। चाहो तो आप पढ़ सकते हो कि द होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप इज इंटरेक्शन बिटवीन अ प्लांट और पैथोजन सच एज अ फंगस, बैक्टीरियम या फिर वायरस। बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ प्लांट्स इंटरेक्ट विद पैथोजन, साइंटिस्ट कैन डेवलप न्यू वेज टू प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम डिजीजेज, जो इन सबसे होता है, राइट। जीनोम सीक्वेंसिंग कैन बी यूज्ड टू डिसाइफर द होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप बाय स्टडीइंग द जीन्स ऑफ बोथ द प्लांट और पैथोजेंस। वहीं पे दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट क्यों हुआ था, क्योंकि ट्रेडिशनल ब्रीडिंग मेथड कैन टेक मेनी ईयर्स टू डेवलप न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप प्लांट्स विद desirable traits. Genome sequencing can help reduce the time required to develop new variety of crop plant by identifying genetic markers for desired traits. जो हमें चाहिए अगर वो मिल जाए तो हम बहुत ही ज्यादा टाइम रिड्यूस कर सकते हैं। This information can be then used to select plants for breeding that are more likely to have the desired traits. I hope कि तीनों आपको एकदम अच्छे से क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ इवॉल्व लेजर इंटरफेरेंस स्पेस एंटीना। ई लिसा हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, इवॉल्व लिसा जिसको बोलते हैं। ये क्या है? ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करने के लिए ये हमने बनाया। क्या? ट्रेंगुलर शेप का याद कीजिए, इक्विलेटरल ट्रेंगल बनाया, उनके बीच में मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस है, टू बी प्रिसाइज 5 × 10⁶ किलोमीटर का डिस्टेंस, बोलो हाँ ना। और एक तरीके से ऐसे लेजर लाइट वो बनाती है, एक ट्रेंगल बनाती है। पिछले लेक्चर में आई थिंक डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन देते हुए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर इंडियन रिमोट IRS, मतलब इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। ठीक है, पहला असेसमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल। लोकेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, एकदम। मिनरल एक्सप्लोरेशन, ये भी। टेलीकम्युनिकेशन के लिए हमें पता है GSLV से भेजते हैं, कहाँ पे? जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में, ना कि रिमोट सेंसिंग में। ठीक है, तो इसलिए चौथा नहीं होगा। और ट्रैफिक स्टडी के लिए भी वही सेम चीज है, तो ये भी नहीं होगा। तो चौथा पांचवा नहीं होगा एवरीबॉडी। पहला, दूसरा, तीसरा करेक्ट है, ऑप्शन नहीं हो गया करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे टाइप के अलग अलग हमारे पास सैटेलाइट होते हैं। अगर हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की बात करें तो ये यूज करते हैं किसके लिए? असेसमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी के लिए, लोकेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के लिए, और मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए। टाइप ऑफ सैटेलाइट की अब बात कर लेते हैं। देखो, कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट होता है उसको इस्तेमाल करते हैं हम टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के लिए, सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग, सोसाइटल एप्लीकेशन, वेदर फोरकास्टिंग, डिजास्टर वार्निंग और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए क्या कम्युनिकेशन सैटेलाइट यूज करते हैं। ठीक है, ओके। वहीं पर ऑपरेशनल सैटेलाइट कौन सा है इसमें? ये सारे के सारे सैटेलाइट के नाम। अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट की बात करें तो India has one of the largest constellations of remote sensing satellite. These satellite monitor or provide data for application like agriculture, water resources, urban planning, rural development, mineral prospecting, environment, forestry, ocean resources और disaster management। एक इसके लिए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की हेल्प से, जिसको अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी बोलते हैं, उसके एग्जांपल देख लेते हो।
कार्टोसैट 1 है ना, 2A 2B, ये सारे सारे उसके एग्जाम्पल है, रटने की जरूरत नहीं, जस्ट आप एक बार पढ़ लो। एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट की बात करें तो है कि लॉन्च फॉर वेरियस एक्सपेरिमेंटल पर्पजेज इंक्लूडिंग रिमोट सेंसिंग, एटमॉस्फेरिक स्टडी, पेलोड डेवलपमेंट और ऑर्बिट कंट्रोल। नेविगेशन सैटेलाइट में बात करें तो ये है जीपीएस के रिगार्डिंग, जो अभी पांचवा था ना ट्रैफिक को डील करने के लिए, वो नेविगेशन सैटेलाइट इस्तेमाल करते हैं एवरीबॉडी, ठीक है। ओके, जिसमें हमने IRNSS अभी हमने ऊपर पढ़ा था उसको डेवलप किया है, इसके लिए रीजनल के लिए, पूरे ग्लोबल के लिए नहीं, रीजनल के लिए। साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन की बात करें तो रिसर्च एरिया दैट एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, प्लेनेटरी और अर्थ साइंस, एटमॉस्फेरिक साइंस और थ्योरेटिकल फिजिक्स, इन सब में इस्तेमाल किया जाता है। मिशन जैसे कि मार्स ऑर्बिट मॉम है ना, मार्स ऑर्बिटल मिशन, चंद्रयान 1, ये सारे के सारे इस्तेमाल किए किसमें, साइंटिफिक एंड एक्सप्लोरेशन में, क्या, सैटेलाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, with reference to the use of nanotechnology in the health sector, which of the following statement is are correct? Targeted drug delivery is made possible using nanotechnology, बिल्कुल सही बात है। नैनोटेक्नोलॉजी कैन लार्जली कंट्रीब्यूट टू जीन थेरेपी, एकदम सही बात है। दोनों के दोनों जेनरिक स्टेटमेंट, और कितनी बार हमने नैनोटेक्नोलॉजी के बारे में इतना सारा कुछ डिटेल पढ़ लिया, इसलिए करेक्ट आंसर सी होगा। और वैसे भी 2015 की बात है और ये 25 चल रहा है कि नहीं, तो ऑब्वियस इतने एडवांस तो आप हो ही गए होगे, 10 साल पुराना जो साइंस एंड टेक का है आपको अभी नॉर्मल लग रहा होगा, एकदम सिंपल चीज। उस टाइम पे बहुत ज्यादा बड़ा था। देखो Cas9 उस समय कितना डिटेल में है ना दिया था, लेकिन हमें मालूम है कि Cas9 क्या है, क्या है, क्या है बोलो, मॉलिक्यूलर सीजर है, राइट। क्या करता है वो, टारगेटेड जीन एडिटिंग करता है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिगार्डिंग नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया, NIF। अब ये देखो रेंडम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आ गई, अब इसको कैसे टैकल करोगे, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर बताता हूँ। बोला NIF इज एन ऑटोनोमस बॉडी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो यहाँ पे फिर से डिपार्टमेंट भी दे दिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सेंट्रल गवर्नमेंट, दो चीज दे दिया, तो ये बिल्कुल गलत है। और ऑटोनोमस बॉडी भी दे दिया, 3 चीज दे दिया, तो इसके गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा। तो मैं अगर रहता तो कॉमन सेंस से कैसे सॉल्व करता, पहला तो गलत मार्क करता। दूसरा, NIF is an initiative to strengthen the highly advanced scientific research in India's premium scientific institution for in collaboration with highly advanced। देखो इसमें भी बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है एवरीबॉडी, बस सिंपल सा इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है NIF का, उसमें बहुत सारी चीजें लगा दिया उसको, तो दूसरा के भी गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस। तो मैं तो जाता ऑप्शन डी की तरफ, इसकी तरफ, ऑप्शन डी की तरफ कि नाइदर वन नाइदर टू। लेकिन इसमें से कोई ना कोई एक सही होना चाहिए, मुझे लग रहा है कोई पहला, ठीक है देख लेते हैं। ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन डी की तरफ जाते हैं। ऑप्शन ए क्यों लग रहा है, क्योंकि दोनों, दूसरा भी गलत हो गया ना, तो इसलिए कोई ना कोई एक तो सही रहना चाहिए। तो ऑप्शन ए या फिर डी, देखते हैं कौन सा सही है एवरीबॉडी। ओके, तो ऑप्शन ए बिल्कुल हो गया, तो यहाँ पे भी मैं फेल हो गया कॉमन सेंस लगाने में, राइट। तो ऐसे अब 10 में से कोई एक ऐसा आ जाता है एवरीबॉडी जिसमें हमारा कॉमन सेंस या फिर हमने जो एक मेथडोलॉजी डेवलप किया है वो फेल हो जाता है, तो घबराना नहीं है। क्यों, क्योंकि 9 आउट ऑफ 10 तो काम किया, बोलो हाँ, एक ही गलत हुआ ना, इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से देखेंगे। पहला करेक्ट है कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ओके, दूसरा गलत क्यों है, क्योंकि NIF एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज डेडिकेटेड टू प्रमोटिंग इनोवेशन एट द ग्रास रूट लेवल। क्या है, प्रमोट करता है इनोवेशन को, कहां पे, ग्रास रूट लेवल पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to fuel cells in which hydrogen rich fuel and oxygen are used to generate electricity, consider the following। ठीक है, 3 स्टेटमेंट। पहला, if pure hydrogen is used as a fuel, the fuel cell emit heat and water as byproduct। बिल्कुल, इसको ग्रीन हाइड्रोजन भी बोलते हैं अगर याद करो तो। फ्यूल सेल कैन बी यूज फॉर पावरिंग बिल्डिंग एंड नॉट फॉर स्मॉल डिवाइसेस लाइक लैपटॉप, कंप्यूटर। ये क्या बात हुई, जस्ट उल्टा बोल रहा है ना। तो दूसरा बिल्कुल गलत है, कॉमन सेंस से भी आप बता दोगे। तो दूसरा बी ऑप्शन और डी तो गया, बचा कौन सा, या तो ये होगा या तो सी होगा, ठीक है। सी देखते हैं, फ्यूल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जो कि गलत है, एक्चुअल में DC में करता है। AC और DC क्या होता है, ध्यान देख लीजिए यहीं पे, देखो AC होता है ऐसे अल्टरनेटिंग, अल्टर करता है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन। वहीं पे DC की बात करें, DC एक कांस्टेंट करंट है ना, जो अल्टर नहीं करती, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते। खतरनाक कौन होता है, ऑब्वियस है AC बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। तो तीसरा भी गलत हो गया, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक। चलो, चाहो तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फ्लाई एश की बात करते हैं। प्रोड्यूस बाय द पावर प्लांट्स यूजिंग कोल एज अ फ्यूल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। 3 स्टेटमेंट करेक्ट पूछा है, क्या पूछा है, करेक्ट। फ्लाई एश कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल सही बात है। फ्लाई एश कैन बी यूज्ड एज अ रिप्लेसमेंट फॉर द सम ऑफ द पोर्टेबल सीमेंट कंक्रीट, ये भी ठीक है, जेनरिक चीजें हैं इसलिए सही होते जा रहे हैं ना। फ्लाई एश इज मेड ऑफ सिलिकॉन
सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड ओनली। अब देखो यहाँ पे ओनली बोल दिया, क्या इसके अलावा कुछ और नहीं मिलते? बिल्कुल मिलते होंगे, इसलिए तीसरा नहीं हो सकता। और बोला डज नॉट एनी कंटेन एनी टॉक्सिक एलिमेंट। अगर टॉक्सिक एलिमेंट नहीं है तो भाई साहब उसकी वजह से इतना दिक्कत परेशानी क्यों होता है? मतलब कहने का कि एक तो ओनली दे दिया और कोई बोल रहा कि नॉट एनी टॉक्सिक एलिमेंट, इसलिए दोनों स्टेटमेंट एक्सट्रीम है। दैट्स व्हाई तीसरा मैं गलत मार्क करूंगा। आंसर आ गया पहला और दूसरा, ऑप्शन ए। ठीक, अब देख सकते हैं फ्लाई एश इज वन ऑफ द रेजिड्यू जनरेटेड बाय कोल कंबशन इन इंडिया। फ्लाई एश ब्रिक्स आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। फ्लाई एश हैज पोजोलेनिक प्रॉपर्टी जो कि सुटेबल रिप्लेसमेंट फॉर पोर्टेबल सीमेंट यूज्ड इन कंक्रीट। Fly ash contain traces of heavy metal and other metal that are known to detrimental to human health. ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। In the context of modern science research, consider the following statement about ice cube, a particle detector located at the South Pole, which was recently in news. न्यूज का अब ध्यान समझो, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन 2015 में क्या क्या है ध्यान से। आइस क्यूब के बारे में, इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर इनकम्पासिंग अ क्यूबिक किलोमीटर ऑफ आइस। अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ठीक है ना। अब पढ़ के आपको लगेगा अच्छा इतना डेटा है, गलत होना चाहिए, नहीं। कॉमन सेंस भले ही आपका बोले गलत है, लेकिन एक्चुअल में सही है। इट इज अ पावरफुल टेलीस्कोप टू सर्च फॉर द डार्क मैटर। ओके, इट इज वेरी डीप इन दी आइस, बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों फैक्चुअल क्वेश्चन है, एवरीबॉडी सही है, आप ध्यान में रखो इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बोल रहा है कि ये सारी चीजें हैं, तो करेक्टली मैच कौन कौन सी है? तो अब ध्यान समझो, बोल रहा है कि कैसिनी हाइजेंस ऑर्बिटिंग दी वीनस, नहीं एवरीबॉडी ये सैटर्न से रिलेटेड कुछ था, तो इसलिए गलत हो जाएगा। वीनस नहीं होगा, सैटर्न होगा। मैसेंजर की बात करें तो मैपिंग एंड इन्वेस्टिंग दी मरकरी, बिल्कुल सही है। वोएगर 1 और वोएगर 2 की बात करें तो नासा का मिशन है एक्सप्लोरिंग दी आउटर सोलर सिस्टम, एकदम सही। तो दूसरा तीसरा सही, पहला गलत। उस टाइम की बात है 14 की, तो इसको आप ध्यान में रखो। दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत। पहला गलत क्यों है? क्योंकि कैसिनी हाइगन्स लॉन्च इन 1997, सोचो कितना पुराना मिशन है। Joint mission by NASA, ESA और ASI. Cassini orbited Saturn, studying its ring or moons. Huygens landed on Titan, gathering data on its atmosphere और surface. याद कीजिए, अगर आप मार्वल की मूवी देखते हो तो बताओ जरा, टाइटन जो है किस पर्टिकुलर इंसान का है ना होम प्लेनेट था जो डिस्ट्रॉय हो गया था। द मिशन इंडेड इतना इतना इतना, ठीक है, पढ़ लेना आप आराम से, पुराना है इसलिए मैं इतना ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा एवरीबॉडी, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। ओके, ये सारे के सारे मिशन हैं सैटर्न से रिलेटेड। कैसिनी, हाइगेंस, वोएगर 1, वोएगर 2, पायनियर 11, ये सारा कुछ नासा का है, बहुत पुराने हैं, इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं एवरीबॉडी। क्यों? क्योंकि अगर दूसरे कंट्री का पूछना है तो करंट वाले ज़्यादातर पूछती है, यूपीएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू अग्नि 4 मिसाइल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक, 3 स्टेटमेंट। इट इज अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल, ठीक है। इट इज फ्यूल्ड बाय लिक्विड प्रोपेल्ड ओनली, नहीं। तीसरा, इट कैन डिलीवर 1 टन न्यूक्लियर वारहेड अबाउट 7500 किलोमीटर दूर, ये बहुत ज्यादा हो गया, तो तीसरा तो नहीं होगा बिल्कुल भी। तीसरा नहीं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एवरीबॉडी 1। इट इज अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल, क्या ये 7500 नहीं होगा, कम ही होगा, 2500 या 3000 ऐसा समथिंग होगा, ठीक है, क्योंकि अग्नि 4 मिसाइल है। अग्नि 5 का आई थिंक 5000 किलोमीटर है, देख लेते एक बार अच्छे से, नोट करें। तो अग्नि 4 एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल विथ अ रेंज ऑफ 4000 किलोमीटर। दूसरा गलत है, क्यों? क्योंकि 2 स्टेज है, सॉलिड फ्यूल मिसाइल 2 स्टेज है, 1 स्टेज नहीं, सिंगल स्टेज नहीं। तीसरा गलत है क्योंकि 4000 किलोमीटर है और पेलोड कितना है, 1000 kg। ये आप देख सकते हो किसका किसका, सॉलिड प्रोपेल्ड और लिक्विड प्रोपेल्ड में डिफरेंसेस। स्टेट क्या है, सॉलिड और लिक्विड। कंपोजिशन, ऑक्सीडाइजर और फ्यूल आर मिक्स टुगेदर इन अ सॉलिड मैट्रिक्स। ऑक्सीडाइजर एंड फ्यूल आर स्टोर्ड सेपरेटली एंड मिक्स बिफोर कंबशन। ये आप सारा कुछ आप चाहो तो एक बार अच्छे से पढ़ सकते हो, अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है इसके रिगार्डिंग तो। अगला 3 स्टेटमेंट, फोटोवोल्टेइक इज अ टेक्नोलॉजी दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाई डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। While solar thermal is a technology that utilizes the sun's rays to generate heat, which is further used in electricity generation process, एकदम सही है everybody, थोड़ा ध्यान से डिटेल में आप पढ़ो, एकदम सही है। फोटोवोल्टेइक जनरेशन अल्टरनेटिंग करंट while solar thermal generate डायरेक्ट डीसी करंट, नहीं है everybody, जस्ट उल्टा दे रहा है आई थिंक। हाँ, कि फोटो वोल्टेइक जनरेट डीसी, ए भी डीसी होगा और शायद ये एसी होता है या फिर ए भी डीसी होता है, मेरे को भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, नो प्रॉब्लम, अभी देख लेंगे, उसको क्लियर कर लेंगे। इंडिया हैज मैन्युफैक्चरिंग बेस फॉर सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी बट नॉट फॉर फोटोवोल्टेइक, ये गलत है, क्योंकि दोनों के लिए हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग बेस है। तीसरा गलत, तीसरा गलत, तीसरा गलत, क्या आ गया, ओनली 1 या फिर नन, तो ओनली 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि दूसरे में डाउट था तो दूसरा गलत होगा। हाँ, दूसरा तो गलत ही है ना, तो दूसरा गलत, ओनली पहला सही।
आप देख सकते हो, दूसरा स्टेटमेंट में कंफ्यूजन था हमें। तो फोटोवोल्टेइक सेल जनरेट करता है डीसी, जबकि थर्मल टेक्नोलॉजी जनरेट करता है एसी। आई होप कि दोनों आपको क्लियर है, डीसी और एसी क्या होता है, ऊपर मैंने समझा दिया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर साइटेड बाय द साइंटिस्ट एज एविडेंस फॉर द कंटिन्यूएशन एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स जो है कंटिन्यूअस एक्सपेंड हो रहा, तो उसके लिए क्या रीजन देते हैं साइंटिस्ट लोग। देखो चार स्टेटमेंट। पहला, डिटेक्शन ऑफ माइक्रोवेव इन स्पेस। बिल्कुल, स्पेस में माइक्रोस्कोप का डिटेक्शन ये बताता है कि देखो हमारा स्पेस जो है, यूनिवर्स जो है एक्सपेंड कर रहा है। दूसरा, ऑब्जर्वेशन ऑफ रेड शिफ्ट फिनोमिना इन दी स्पेस। बिल्कुल, अब ये दोनों जानेंगे, डोंट वरी। तो पहला और दूसरा बिल्कुल सही हो गया। तीसरा, मूवमेंट ऑफ एस्टेरॉइड्स इन स्पेस। नहीं है, तो पहले भी घूम रहे थे, अभी भी घूम रहे हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है यूनिवर्स के एक्सपेंशन से। अगला, ऑकरेंस ऑफ सुपरनोवा एक्सप्लोजन इन स्पेस। ये भी गलत है, पहला दूसरा ही सही, बाकी गलत। तो आंसर हो गया ए। अब बात आती है कि सर कैसे आपको मालूम चला, तो देखो ध्यान से। माइक्रोवेव इन स्पेस, द कॉस्मिक माइक्रोस्कोप बैकग्राउंड, जिसको CMB बोलते हैं, एक फेंट ग्लो ऑफ लाइट दैट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स। इट इज थॉट टू बी द रिमेनेंट रेडिएशन फ्रॉम द बिग बैंग। कहाँ से? बिग बैंग से। द इवेंट दैट इज बिलीव्ड टू हैव क्रिएटेड द यूनिवर्स। द CMB is very uniform in temperature, but there are small variation in temperature that are caused by the Doppler effect. याद कीजिए, डॉपलर इफेक्ट कब आता है? चेंज इन फ्रीक्वेंसी। किससे रिलेटेड होती है? स्पीड से, कि अगर स्पीड है तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी होगी, अगर चेंज इन फ्रीक्वेंसी है तो स्पीड में वेरिएशन होगा। तो डॉपलर इफेक्ट की हेल्प से हमने ये देखा कि उसके टेम्परेचर में और फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन है ना। तो ये बताता है कि वो वेलोसिटी है, मतलब कि वो मूव कर रहा तभी ऐसा है। तो इस वजह से हमने ये देख लिया कि माइक्रोवेव का जो प्रेजेंस है कहाँ पे, स्पेस में, वो ये बताता है कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा। और रेड शिफ्ट भी बताता है कि यूनिवर्स जो है एक्सपेंड कर रहा। रेड शिफ्ट फिनोमेना क्या है वो समझते हैं कि द मोर डिस्टेंस अ गैलेक्सी द फास्टर इट मूविंग अवे फ्रॉम अस एंड द ग्रेटर द रेड शिफ्ट। दिस इज बिकॉज द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग एट एन एक्सेलरेटिंग रेट। फिर से पढ़ते शुरू से। रेड शिफ्ट एक फिनोमेना है इन विच द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। देखो एक स्पेक्ट्रम है, उसका एक रेड एंड है, ये क्या है? रेड एंड। तो अगर उसका वेवलेंथ जो है रेड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमसे दूर जा रहा है। डॉपलर इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखो, डॉपलर इफेक्ट केवल और केवल लाइट उसमें नहीं होता, साउंड से रिलेटेड नहीं होता। डॉपलर इफेक्ट दोनों में होता है। किसमें किसमें? लाइट में भी और साउंड में भी। ठीक है, साउंड में कैसे होता है बता ही दिया मैंने, फ्रिक्वेंसी और वेलोसिटी से कनेक्टेड है। लाइट में कैसे होता है? लेमडा और टेम्परेचर से डिपेंडेंट। लेमडा मतलब वेवलेंथ और टेम्परेचर, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं फॉर्मूला के थ्रू। ओके, तो ये क्या बताता है? रेड शिफ्ट। दोनों क्लियर हो गया, वेरी गुड। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर देन रेजिस्टेंस टू पेस्ट विच आर द प्रोस्पेक्ट्स फॉर विच जेनेटिकली इंजीनियरिंग प्लांट हैव बीन क्रिएटेड। ठीक है, मतलब कि जीएम क्रॉप जो है क्यों क्रिएट किया गया है रेजिस्टेंस टू पेस्ट के अलावा? पहला, टू एनेबल देम टू स्टैंड ड्रॉट, बिल्कुल सूखे से लड़ने के लिए उसको बनाया है ना। टू इंक्रीज द न्यूट्रिएटिव वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस, बिल्कुल ठीक है। इनेबल देम टू ग्रो एंड डू फोटोसिंथेसिस इन स्पेसशिप एंड स्पेस स्टेशन, बिल्कुल गलत है। ऐसा तो कुछ है नहीं कि वहां जाके एक्सपेरिमेंट किया, कैसे पता चलेगा कि वहां पे सस्टेन कर पाएगा कि नहीं। तीसरा तो बहुत वाहियात हुआ स्टेटमेंट है। तीसरा गया 1 to 4 देखते हैं। पहला दूसरा तो हो गया। चौथा, टू इंक्रीज देयर सेल्फ लाइफ, बिल्कुल सही बात है। इसको भी बढ़ाने के लिए हमने जीएम क्रॉप में मॉडिफिकेशन किया, तो ऑप्शन सी हो गया GMO का काम। ठीक, पढ़ सकते हो आराम से आप, सिंपल चीज है, पुराना चीज है, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, The satellite used for telecommunication relay are kept in a geostationary orbit. A satellite is said to be in such orbit when चार स्टेटमेंट। पहला, the orbit is geosynchronous, बिल्कुल अभी मैंने बताया था। The orbit is circular, एकदम। The orbit lie in the plane of the earth equator, एकदम। The orbit is एक altitude of इतना नहीं, ये एक्चुअली में 36,000 के लगभग है ना, 35,700 समथिंग है ना, ऐसा रहता है। तो इसलिए चौथा स्टेटमेंट गलत, चौथा गलत, चौथा गलत, चौथा गलत, आंसर आ गया ए। एकदम क्लियर, वेरी गुड। चाहो तो इसको आप पढ़ सकते हो, सिंपल चीज है, बेसिक चीज है। नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर कंटेन द फॉलोइंग। एक वुमन सफर फ्रॉम द कलर ब्लाइंडनेस व्हाइल हर हस्बैंड डज नॉट। ठीक है, दे हैव अ सन और डॉटर। इन दिस कंटेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट। अब समझ ध्यान से, ये है मदर फादर है ना, उन दोनों के दो बच्चे हुए, एक बॉय और एक गर्ल। हमें मालूम है कि बॉय में जो माइटोकॉन्ड्रिया है कहाँ से आती है? मदर से आती है। या फिर अगर मदर के पास कलर ब्लाइंडनेस है तो वाली चीज किसमें होती है? बॉय में होती है, लड़के में होती है, ना कि लड़की में होती है ना। तो इसलिए
लड़का जो है कलर ब्लाइंडनेस से सफर करेगा, ना कि लड़की। सन सफर फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस व्हाइल डॉटर डज नॉट सफर फ्रॉम। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है वो देख लेते हैं रीजन। देखो, कलर ब्लाइंडनेस usually passed down from parents to their children, and the genes responsible for the most common form of color blindness are on the X chromosome. This means that male are more likely to be colorblind than the female because they have only one X chromosome and one Y chromosome, while female have two X chromosomes. In this case, son suffer from color blindness while daughter does not. This is because the woman who suffer from color blindness must have two copies of the color blind genes on her X chromosome. उसके पास जो X chromosomes है उसमें क्या होगा, दो कॉपी ऑफ कलर ब्लाइंड जीन होगा, है ना। सी विल पास वन ऑफ देम टू ईच ऑफ हर चिल्ड्रन, दोनों एक एक चिल्ड्रन को दिया उसने। हर सन विल inherit the color blindness gene from her and will be color blind because he does not have another X chromosome to compensate for it। समझ गए क्या? अब समझो कि मदर ने एक्स एक्स दोनों को दिया, लेकिन बेटे के पास एक्स वाई है और बेटी के पास एक्स एक्स है। अब दो एक्स हैं उसके पास, बेटी के पास एक्स वाई क्या बोल रहा मैं, जीन है और क्या, है ना। तो एक्स एक्स जो है क्या करेगा, कॉम्पनसेट कर लेगा अगर एक्स के पास कलर ब्लाइंडनेस का ट्रेट है तो। लेकिन यहाँ पे केवल अकेला एक्स है, दूसरा वाई है, तो कॉम्पनसेट नहीं कर पाता, इसलिए बॉयज में ज्यादा चांसेस होते हैं कलर ब्लाइंड होने के एज कम्पेयर टू डॉटर। क्लियर एकदम? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ अ जेट इंजन और रॉकेट। याद कीजिए, जेट और रॉकेट का पहले भी हमने देखा था, फिर से देखते हैं। अ जेट इंजन यूजेस द सराउंडिंग एयर फॉर इट्स ऑक्सीजन सप्लाई एंड सो इज अनसुटेबल फॉर द मोशन इन स्पेस, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा, अ रॉकेट कैरीज इट्स ओन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ गैस और फ्यूल, एकदम गलत है एवरीबॉडी, क्योंकि ओन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ गैस और फ्यूल नहीं होता, ऑक्सीडाइजर भी होता है। क्या होता है? ऑक्सीडाइजर। ओके, तो दूसरा गलत, पहला सही, तो पहला हो गया करेक्ट, दूसरा गलत। कैसे? अभी एक्सप्लेनेशन में और डिटेल देखते हैं। कि पहला सही है कि जेट इंजन वेदर टर्बो जेट या फिर टर्बो फैन रिलाई ऑन द इनटेक ऑफ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, मतलब जो स्टेटमेंट 1 में था पूरा सही। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि रॉकेट डू कैरी देयर ओन सप्लाई ऑफ फ्यूल विच इंक्लूड बोथ अ फ्यूल सोर्स और एक ऑक्सीडाइजर। हाउएवर, द ऑक्सीडाइजर यूज्ड इन रॉकेट इज टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ अ केमिकल कंपाउंड सच एज लिक्विड ऑक्सीजन rather than the gaseous oxygen। ठीक है, क्या होता है लिक्विड ऑक्सीजन एज कंपेयर टू gaseous ऑक्सीजन। नेक्स्ट, जेट इंजन और रॉकेट इंजन में डिफरेंस देख लो ध्यान से अच्छे से। टाइप ऑफ इंजन में बात करें तो जेट इंजन में एयर ब्रीथिंग होता है और यहाँ पे नॉन एयर ब्रीथिंग। प्रोपल्सन सिस्टम की बात करें तो थ्रस्ट जनरेटेड बाय पुशिंग एयर बैकवर्ड, और यहाँ पे थ्रस्ट जनरेटेड बाय एक्सप्लेनिंग प्रोपेलेंट बैकवर्ड। फ्यूल, जेट फ्यूल, रॉकेट फ्यूल, हाई लो क्या एफिशिएंसी, कॉम्प्लेक्सिटी हाई होता है, सिंपल होता है। एप्लीकेशन एयरप्लेन में, हेलीकॉप्टर में, लेकिन रॉकेट इंजन कहाँ पर भी यूज होता है? स्पेसक्राफ्ट और मिसाइल्स में। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि एक डिजीज है और टाइप ऑफ डिजीज है, तो हीमोफीलिया क्या होता है? डिफिशियंसी डिजीज है? नहीं, जेनेटिक डिजीज है, बिल्कुल। तो ए का हो गया दूसरा, ठीक है। दूसरा, डायबिटिक क्या है? हार्मोनल डिसऑर्डर, एकदम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। रिकेट्स क्या है? डिफिशियंसी डिजीज। रिंगवर्म क्या होता है? फंगल इन्फेक्शन। चौथा, तो 23 14, तो 23 14, ऑप्शन बी हो गया करेक्ट आंसर। बेसिक चीजें हैं, मालूम है आपको, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। चाहो तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो। अगला, ड्रग या केमिकल्स और देयर यूजेस। ठीक है, तो आप इसको जान लो, ठीक है, पुराना क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, जानना क्या दिक्कत है ना। तो ईथर जो होता है वो होता है लोकल एनेस्थीसिया, ईथर का 1 हो गया। एट्रोपिन का चलो नहीं पता, ठीक है, कोई बात नहीं। नाइट्रोग्लाइसरीन, नाइट्रोग्लाइसरीन होता है पता नहीं। पायरेथ्रीन, पायरेथ्रीन होता है मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए। तो बी का 1, डी का चौथा, बी का 1 4 1 4 1 4 आ रहा ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। पहले एक बार देख लेते हैं, पता चला कि कंफ्यूजन और बढ़ जाए। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है एवरीबॉडी, तो हमें पता चल गया कि ऑप्शन डी सही है। तो मतलब ईथर का पहला हो गया, डी पायरेथ्रीन का चौथा बिल्कुल सही है। तो क्या है? 3124, 3124। तो एट्रोपिन क्या है? एट्रोपिन बोलो, एट्रोपाइन बोलो, ये डायलेशन ऑफ पीपल के काम में आता है। और नाइट्रोग्लाइसरॉल क्या है? हार्ट ट्रबल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। होपफुली सारा कुछ आपको क्लियर, पढ़ लेना एक बार आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बहुत ही आसान। अभी रिंगवॉर्म को हमने देखा क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन की तरह, फंगी 1 पे है। तो ये हो गया डी का पहला, डी का पहला, डी का पहला। तो ऑप्शन बी और सी तो गए, ठीक है, या तो ये होगा या तो डी होगा। ओके,
मलेरिया की बात करें, है ना, या फिर पोलियो मिथलेटिस, फिर से पढ़ते हैं इसको, पोलियो माइलिटिसिस। तो ये होता है वायरस की वजह से, पोलियो वायरस, पोलियो हो जाएगा, है ना। तो बी का तो तीसरा होगा, तो बी का तीसरा, इसमें है बी का तीसरा, ए में है, ये तो करेक्ट हो गया। ये 4-3-2-1, 4-3-2-1। ट्यूबरकुलोसिस किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। भीड़ भाड़ में अगर आप जाते हो तो ऑब्वियस है आपको टीबी होने के ज्यादा चांसेस है। क्यों? क्योंकि वहां पे बैक्टीरिया प्रेजेंस हो सकता है। 4-3-2-1 एवरीबॉडी, आई होप कि आपको क्लियर रहेगा। आप देख लेना ध्यान से क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, मैंने बता ही दिया, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। तो आज आपके लिए जॉन इलियस साहब 2 शब्द कहना चाहते हैं, क्या? ध्यान सुनिएगा कि हम भी अजीब हैं, दिल के पास भी हैं, दिल से दूर भी हैं, एक तलब है तेरी और एक तौबा भी तेरी। होपफुली इसका मीनिंग आपको समझ आया होगा। वह बहुत ही मजेदार, बहुत ही अच्छा मीनिंग है। अब बार बार एक्सप्लेन करने का फिर वो मजा नहीं रह जाता उस पर्टिकुलर पोएट्री में या फिर शेरो शायरी में, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं लिख लेता हूँ, उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। तो अगर आप खुद डिकोड करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है वो। सो एवरीबॉडी, इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही। होपफुली आपको बहुत अच्छे से सारा कुछ क्लियर होगा। हाँ, थोड़े से क्वेश्चन पुराने हैं, इस वजह से मैं कुछ क्वेश्चन में भगा भगा के करवा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहेगी इंपॉर्टेंट चीज कुछ भी नहीं छूट रहा है। जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट मेरे को लग रहा है वहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए लेक्चर में, जो कि होपफुली नेक्स्ट लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी सीरीज का। ओके, चलो आ जाओ फिर लास्ट लेक्चर कब भी कंप्लीट करते हैं।